नमस्ते दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष कानून की बारीकियों के बारे में बात करने के लिए। हमने पहले आदिवासियों की ज़मीन के विक्रय के बारे में बात की थी, उसके नियम और कानून देखे थे। उसके बाद हमने ट्रस्ट के संबंध में बात की थी पिछले वीडियो में। ये मेरा 9वां वीडियो है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं। और एक केस के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, मंदिर के और ट्रस्ट के संबंध में न्यायालय में जो लंबित है उस संबंध में जो बारीकियां थी उससे बात की थी कानून के संदर्भ में। अब दोस्तों, मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया था कि मैं लीज पर पट्टे पर के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, लीज के लिए पट्टे के लिए धारा 105 से लगा के 117 तक संपत्ति अंतरण अधिनियम में इसका उल्लेख है, प्रावधान है। और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 168 के अंदर भी इसके संबंध में प्रावधान है। दोनों की परिभाषाएं लगभग, दोनों एक्ट में परिभाषाएं लगभग समान हैं। पट्टा का मतलब दोनों में यही है कि उपभोग करने का अधिकार दिया जाता है, उपभोग करने का अधिकार ट्रांसफर होता है, न कि स्वामित्व ट्रांसफर होता है। अब पट्टा कई तरह का होता है, धारा 105 में इसकी परिभाषा दी गई है। और पट्टे का पर्यवेक्षण भी किया जा सकता है, टर्मिनेशन भी हो सकता है। और पट्टे के एलिमेंट्स हैं जो इनमें दिए हुए हैं कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो स्थायी संपत्ति होना चाहिए, भूमि, भवन, कृषि भूमि। दूसरा, इसमें दो पक्ष होना चाहिए, एक पट्टा कर्ता होना चाहिए और एक पट्टादार होना चाहिए, पट्टेदार। पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के बीच में एक प्रस्ताव होता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार होता है। दोनों के बीच में सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद उनमें कुछ पैसा प्रतिफल देने का तय किया जाता है, कुछ अवधि ड्यूरेशन होता है। अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर कृषि भूमि के संबंध में पट्टा किया जाएगा तो वो कृषि भूमि का पट्टा धारा 168 के अंतर्गत 5 साल से अधिक का नहीं हो सकता है। जबकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यह है कि अगर जो कृषि भूमि से भिन्न अगर कोई होता है, वो धारा 117 में उसका उल्लेख है कि वो कृषि भूमि से संबंधित जो पट्टे दिए जाते हैं उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार उसमें शाश्वत भी पट्टा हो सकता है, परपेचुअल हो सकता है, कंटिन्यूशन में हो सकता है, स्थायी हो सकता है, और एक पट्टा सीमित अवधि के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है। अब 1 साल या 1 साल से अधिक का अगर पट्टा होता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होगा तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1) ये कहता है कि उस प्रॉपर्टी की कीमत वैल्यू 100 रुपये से अधिक होना चाहिए तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसमें 100 रुपये से अधिक की अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका एक तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा ये है कि अगर साल भर से कम का पट्टा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है देखने की कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान है वो भी इसमें लागू होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, प्रस्ताव कौन कर सकता है, वही कर सकता है स्वस्थ चित्त हो और जो वयस्क हो और विधि अनुसार हो। प्रॉपर्टी भी लीगल होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी है ही नहीं उसका पट्टा कैसे दिया जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। धारा 105 में, धारा 106 में, फिर इसके बाद में यह है कि अगर आपको पट्टे को टर्मिनेट करना है, अगर आप पट्टे को कैंसिल करवाना है, आपको पट्टा खारिज करवाना है, तो उसके लिए क्या क्या ध्यान देना योग्य बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी एग्रीमेंट क्या हुआ था। अगर आपका एग्रीमेंट ये हुआ था कि पट्टे में इतने समय का होगा और इतना रुपया दिया जाएगा और इसमें ये चीज़ें का ध्यान रखा जाएगा। अब जिस प्रॉपर्टी को आप पट्टे पर दे रहे हैं या जो प्रॉपर्टी आप पट्टे पर ले रहे हैं
वहां पर आपने तोड़फोड़ कर दी, कोई सन्निर्माण नया कर दिया, वहां पे कुआं बावड़ी खोद दी, या आपने कुछ बना हुआ था उसको तोड़ दिया, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, रचना कुछ कृषि में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बनाया जाया गया होगा, या कोई मकान है तो उसकी कोई दीवार तोड़ के आपने दूसरी दीवार बना ली अपनी मर्जी से, तो वो जो शर्तें हैं उस शर्तों का अगर आपने भंग कर दिया तो पट्टा का टर्मिनेशन हो जाएगा। अवधि अगर समाप्त हो गई तो अवधि होने के बाद भी टर्मिनेशन हो जाएगा। अब इसमें यह है कि कब आपका टर्मिनेशन, आपको नोटिस कब देना है? अगर आपका साल भर से अधिक का आपका या उससे और भी ज्यादा अधिक समय के लिए आपने पट्टा दिया है तो आपको 6 महीने के अंदर उसको नोटिस देना जरूरी है टर्मिनेशन के लिए। और अगर मान लो महीने महीने का चल रहा है तो उसके लिए आपको 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। तो इसमें पट्टेदाता और पट्टेदार और पट्टाकर्ता और पट्टेदार के संबंध में कर्तव्य और उनका अधिकार भी दायित्व भी दिए हैं। अभी एक और बात मैं आपसे बताता हूँ कि जिसको ये आप भाड़ा चिट्ठी बोलते हैं ना, वो भी पट्टा है। भाड़ा चिट्ठी भी एक मालिक होता है और एक भाड़ेदार होता है। और भूमि, कृषि भूमि का भी ऐसा है, जिसका भाटक या प्रीमियम देना पड़ता है पैसा, तो वो लगभग समान ही है। जिस तरह से भाड़ा चिट्ठी में आप केयर करते हैं, ध्यान देते हैं कि साल भर का नहीं होना चाहिए, साल भर से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो आप 11 महीने का करवाते हैं, तो क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कर्तव्य अधिकार वही है कि वहां पे उसका जो प्रॉपर्टी है भूमि स्वामी की या संपत्ति के स्वामी की, उसका आपको देखरेख भी करना है, लुक आफ्टर करना है, देखभाल करना है, मैनेजमेंट करना है, उसमें किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा है। और अगर मान लो आपने पट्टा लंबे समय के लिए लिया है और उसमें आपने कोई अपनी ओर से पैसा लगा के कंस्ट्रक्शन कर दिया है या कोई काम करवा दिया है, या मान लो फसल उगी हुई है और आपको पट्टे का टर्मिनेशन हो गया, उसको वापस देना है, तो उसका फिर आपस में जिस तरह की शर्त आपने रखी है पट्टे में, एग्रीमेंट में, उसके अनुसार उसका कंपेंसेशन या पैसा जो भी देखे ना उसका एडजस्टमेंट होता है। अब इसमें एक होता है कि पट्टा लिख दिया है उसमें एक डॉक्यूमेंट पे। अब पट्टा तो डॉक्यूमेंट, एक केस था चल रहा है अभी, वो अभी डिस्पोजल हुआ है। उस केस में वो डॉक्यूमेंट एक प्रेस किया वादी ने। वादी के पास में एक दीवार है, वो एक दीवार है, वो मंदिर की दीवार है, जैन लोगों की है, और पास में जो है वो एक माहेश्वरी परिवार का मकान है। अब माहेश्वरी परिवार का जो मकान है उसके जो पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट से उसका ये कहना है कि ये दीवार हमारी है। मंदिर का जो पास में है जैन लोगों का, उनका कहना है कि ये दीवार हमारी है। अब कोर्ट में जब डॉक्यूमेंट मंगवाए गए तो वो जो प्रतिवादी थे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, और वादी थे उसने डॉक्यूमेंट पेश किया। लेकिन इसमें यह है कि दोनों के पास टाइटल नहीं था उसका। क्यों टाइटल नहीं था? उसका कहना है कि पट्टा है। किसका कहना है? उसका प्रतिवादी का। और वादी ने उस पट्टे को पेश किया, उस पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट पे पट्टा है। तो अब उसके कंटेंट्स आप देखें तो उस कंटेंट्स में लिखा हुआ कि 84 रुपये में जब इसको मकान को बेचा राजा ने, और राजा की सील लगी और राजा के दस्तखत है, और उसमें पट्टेदार और पट्टाकर्ता दोनों के नहीं है। अगर पट्टा है तो पट्टेदार और पट्टाकर्ता दोनों का सिग्नेचर चाहिए, तो दोनों के सिग्नेचर नहीं है उसमें, और प्रतिफल जरूर देना लिखा है। तो अब रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता इसलिए नहीं है उसमें क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट धारा 17(1) के अंतर्गत 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है, 100 रुपये से ज्यादा का होता तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती। नंबर 2 दूसरा यह है कि वो उसमें जो कंटेंट्स है उसमें पट्टे के एलिमेंट्स नहीं है। पट्टे के एलिमेंट्स जब तक नहीं होंगे तब तक वो डॉक्यूमेंट्स को हम क्या मानेंगे। इसलिए एक जजमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जजमेंट में ये है कि एसोसिएटेड होटल ऑफ इंडिया बनाम आर.एन. कपूर AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 1262। दूसरा जजमेंट है शांतिबाई बनाम बम्बई राज्य AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 532। तीसरा जजमेंट है बलदेव प्रसाद बनाम रेवाराम AIR 1950 नागपुर 107। इन तीनों जजमेंट में यह आया है कि डॉक्यूमेंट पे ऊपर कुछ भी हेडिंग लिखा हो, कोई भी हेडिंग, पटवारी लिख सकता है, दीवान जी लिख सकता है राजा का, या कोई क्लार्क लिख सकता है, या पिटिशन राइटर लिख सकता है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। पट्टा भी लिख दिया, विक्रयनामा लिख दिया, एग्रीमेंट लिख दिया, और भी उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट में डीड लिख दिया, लेख लिख दिया, लेकिन अंदर जो कंटेंट्स है उसको पढ़ा जाना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। अगर अंदर के जो कंटेंट्स पढ़ने के बाद में उसका अर्थ निकालना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स का लिखने वाले का आशय क्या था, या जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन किया है उसका एग्जीक्यूशन करने वाले का आशय क्या था,
वो कंटेंट से उसमें जो भी लिखा हुआ उसके आधार पर एंटायर डॉक्यूमेंट शुड बी रीड ओवर, देयर आफ्टर मे बी टेकन द कंक्लूजन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट कि वो डॉक्यूमेंट क्या है। तो इसलिए एक वो जो डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर तो पट्टा लिखा हुआ था, लेकिन अंदर जो कंटेंट था उसके अनुसार वो लग रहा था कि विक्रय पत्र है, और वादी ने उसमें भी लिखा प्लीडिंग में भी कि विक्रय पत्र है और विक्रय पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं और विक्रय पत्र के आधार पर हम इसके मालिक हैं। इस प्रकार से ये एक केस का मैंने हवाला दिया है। दूसरा यह है कि पट्टेदार और पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के संबंध भी स्थापित होना चाहिए। इसके ऊपर एक जजमेंट है भवर सिंह बनाम शिवराम 1981 राजस्व निर्णय 184 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है। और तीसरा है कि इसमें दुर्गा प्रसाद सोनाराम का है, जिसमें और बेटी दुर्गा प्रसाद बनाम सोनम राम 1987 राजस्व निर्णय 181, और एक जजमेंट है बेटीबाई बनाम नारायण 1985 राजस्व निर्णय 47। इसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर उसमें अवधि न दिया हो, अगर वो डॉक्यूमेंट में ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, कितने महीने का पट्टा है, कितने साल का पट्टा है, कितनी अवधि का, ये नहीं दिया हो तो वो पट्टे की परिभाषा में आएगा ही नहीं, उसको पट्टा माना ही नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये आपसे मैंने आज ये निवेदन किया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हिंदू कानून क्या कहता है दान पत्र के बारे में और विक्रय पत्र के बारे में, उपहार के बारे में और तलाक के बारे में, और मुस्लिम कानून क्या कहता है दान पत्र के बारे में, का तलाक के बारे में और संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में, और हिंदू क्या कहता है लॉ क्या कहता है उत्तराधिकार के बारे में। इस पर हम विचार करेंगे। मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट। इस मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने ला के प्रस्तुत कर सकता हूँ। इसको शेयर भी करें। और दोस्तों मैं एक अच्छा मैं शायर भी हूँ, लेखक भी हूँ, कवि भी हूँ। आपके सामने मैं कभी कभी कोई कविताएं प्रस्तुत करता हूँ, उसे भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।